लड़की होकर ट्रैक्टर चलाएगी? बेशरम कहीं की। हाँ। गांव की इज्जत मिट्टी में मिला देगी क्या? बाबूजी ऐसा मत कीजिए, मत तोड़िए इसे। इसमें मेरी महीनों की मेहनत है, इसमें हमारा भविष्य है। बंद कर अपनी ये जुबान। तूने आज मेरी नाक कटवा दी है। दोस्तों, आज की कहानी पंजाब के उन सरसों के खेतों की है जहां एक बेटी के सपनों का गला घोंट दिया गया था। यह कहानी है होनहार इंजीनियर बहू स्नेहा और उसके घमंडी ससुर सूर्य प्रकाश सिंह की। एक तरफ ससुर का वो गुरूर है जिसे अपनी पगड़ी और अपनी झूठी शान से बेपनाह प्यार है। दूसरी तरफ वो बहू है जो अपने हुनर से परिवार को कर्ज में डूबने से बचाना चाहती है। जब स्नेहा ने कबाड़ से पानी से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया तो ससुर ने उसे हथौड़े से चकनाचूर कर दिया। क्या एक औरत का हौसला इस मर्दवादी अहंकार को तोड़ पाएगा? आगे जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मैं हूं आपका पीटी साहब। पंजाब के गुरदासपुर जिले का वो पिंड अपनी उपजाऊ मिट्टी और दूर तक फैले हरियाली के लिए जाना जाता था। इस गांव की सुबह किसी अलार्म से नहीं बल्कि गुरुद्वारे की मीठी बाणी और खेतों में चलते ट्रैक्टरों की भारी आवाज से होती थी। इसी पिंड के ठीक बीचों बीच सूर्य प्रकाश सिंह की एक बहुत पुरानी और विशाल हवेली खड़ी थी। सूर्य प्रकाश सिंह इस पूरे इलाके के सबसे बड़े जमींदार थे। उनका नाम गांव में एक रुतबे और एक अजीब से खौफ के साथ लिया जाता था। उनके माथे की गहरी लकीरें और उनकी सफेद मूंछों का ताव ही उनके फैसले सुनाने के लिए काफी होता था। जब वह अपनी बुलेट पर सवार होकर निकलते तो रास्ते में आने वाले लोग अदब से अपना सिर झुका लिया करते थे। सूर्य प्रकाश सिंह के लिए उनकी वो सैकड़ों एकड़ जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वह उनका सबसे बड़ा गुरूर था, दांव नहीं थे। उनकी हवेली के नियम भी उतने ही कड़े थे जितनी कि उनके खेतों की सूखी मिट्टी। उस हवेली की चौखट के अंदर औरतों की दुनिया सिर्फ रसोई के धुएं और आंगन के कोनों तक सिमटी हुई थी। कोई भी औरत बिना सिर पर दुपट्टा रखे दालान में कदम नहीं रख सकती थी। इसी घुटन भरे और सख्त माहौल में कुछ महीने पहले एक नई बहू आई थी जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा कोई साधारण सी गांव की लड़की नहीं थी। वह चंडीगढ़ के एक बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ी हुई एक बेहद होनहार मैकेनिकल इंजीनियर थी। उसने अपने हाथों से मशीनों को खुलते और जुड़ते देखा था। उसने इंजनों की ताकत को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में महसूस किया था। स्नेहा के पिता एक मास्टर थे जिन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पढ़ाया था ताकि वह एक दिन आसमान छू सके। लेकिन हमारे समाज की यही तो सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। बेटियों की डिग्रियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, उनकी किस्मत का फैसला अक्सर समाज के डर और एक रसूखदार खानदान को देखकर ही किया जाता है। जब सूर्य प्रकाश सिंह के बेटे माधव का रिश्ता आया तो स्नेहा के पिता उस बड़ी हवेली और जमीन की चमक देखकर मना नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को एक लाल जोड़े में बांधकर हमेशा के लिए विदा कर दिया। जिस दिन स्नेहा हवेली में बहू बनकर आई थी उसी दिन उसकी सास ने उसके सिर पर एक लंबा सा भारी दुपट्टा खींच दिया था। सास ने बहुत ही कठोर आवाज में कह दिया था कि सुन ले बहू, हमारे खानदान की औरतें घर की देहरी पार नहीं करती। तेरे शहर की वो किताबें अब इस घर में किसी काम की नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ चूल्हा जलता है। स्नेहा ने उस दिन अपनी सारी डिग्रियों और अपने सपनों को एक पुराने लोहे के संदूक में बंद कर दिया और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, गायों का गोबर उठाती, बड़े से चूल्हे पर खाना बनाती और धुएं से अपनी आंखें जलाती रहती। जिस लड़की के हाथों ने कभी बड़े इंजनों के सर्किट जोड़े थे, आज उन्हीं हाथों में रोटियों के जलने के छाले पड़ गए थे। उसका पति माधव दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वह अपनी पत्नी से प्यार भी करता था, लेकिन वह अपने पिता सूर्य प्रकाश सिंह की परछाई से भी खौफ खाता था। माधव जानता था कि स्नेहा अंदर ही अंदर घुट रही है। उसे पता था कि एक उड़ने वाले परिंदे के पंख बेरहमी से काट दिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने बाप के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। वह रात को बस चुपचाप स्नेहा के छालों पर दवा लगा देता और नजरें चुराकर सो जाता। दिन बीतते गए और स्नेहा एक जिंदा लाश की तरह उस हवेली के काम में पिसती चली गई। लेकिन फिर हालात तेजी से बदलने लगे। देश में महंगाई एक डायन की तरह मुंह खोले खड़ी हो गई। डीजल के दाम आसमान छूने लगे थे।
जिस लाल ट्रैक्टर की भारी गड़गड़ाहट कभी सूर्य प्रकाश सिंह की सबसे बड़ी शान हुआ करती थी, आज वही ट्रैक्टर उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था। हर रोज खेती के लिए हजारों रुपए का डीजल फूंकना पड़ता था। बाजार में फसल का सही दाम मिल नहीं रहा था और बैंक का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। रात के खाने पर अब अक्सर एक मनहूस सा सन्नाटा पसरा रहता था। एक रात जब स्नेहा रसोई में जूठे बर्तन साफ कर रही थी, उसने बाहर से अपने ससुर की थकी हुई आवाज सुनी। वह माधव से कह रहे थे कि बेटा, अगर हालात ऐसे ही खराब रहे तो हमें अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ेगा। यह खेती अब घाटे का सौदा बन गई है और यह ट्रैक्टर अब एक सफेद हाथी बन गया है। माधव ने दबी हुई आवाज में कहा कि बाबूजी, मैं शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूं क्या? यह सुनते ही सूर्य प्रकाश सिंह ने जोर से डांटते हुए कहा कि हम जमींदार हैं, अपनी मिट्टी छोड़कर किसी की गुलामी करेंगे तो हमारे पूर्वजों को क्या जवाब देंगे? चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। स्नेहा दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे माधव का डरा हुआ चेहरा और अपने ससुर की लाचारी देखी नहीं गई। उस रात स्नेहा को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसके दिमाग में बार बार अपने कॉलेज का वो प्रोजेक्ट घूम रहा था जिसमें उसने पानी के अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन गैस बनाने पर बहुत गहरी रिसर्च की थी। उसे पता था कि पानी के अंदर अपार ऊर्जा छुपी होती है जो डीजल से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगली सुबह जब हवेली में सन्नाटा छा गया तो स्नेहा चुपके से घर के पीछे वाले पुराने कबाड़ खाने में गई। वहां पुराने लोहे और टूटी मोटरों का एक बहुत बड़ा जखीरा पड़ा था। हर चीज पर धूल और जंग की परत जमी थी, लेकिन स्नेहा की आंखों में आज एक पुरानी चमक वापस आ गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने इस घर को बिखरने नहीं देगी। वह एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे उनका वो लाल ट्रैक्टर महंगे डीजल से नहीं बल्कि पानी से चलेगा। यह एक पागलपन था। अगर हवेली में किसी को इस बात का पता चलता तो शायद उसे घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता, लेकिन स्नेहा ने ठान लिया था। सबसे पहले उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ बहुत ही खास सामान चाहिए था। उसने बहुत सोच समझकर अपनी अलमारी खोली और अपनी मां की दी हुई सोने की बालियां निकाल ली। दोपहर को गुरुद्वारे जाने के बहाने वह सीधे सुनार के पास गई। बालियां बेचकर उसे जो पैसे मिले उससे उसने शहर से गुपचुप तरीके से अपना सारा जरूरी सामान मंगवा लिया। अब शुरू हुआ स्नेहा का असली इम्तिहान। वह दिन भर घर का सारा भारी काम करती, खेतों में जाने वालों के लिए खाना बनाती और जैसे ही दोपहर को सब सो जाते वह चुपके से भागकर उस कबाड़ खाने में पहुंच जाती। वहां की भयंकर गर्मी में पसीने से लथपथ होकर वह तारों को जोड़ती और प्लेटों को काटती। कई बार लोहे से उसके हाथों में गहरी चोट लगी, कई बार उसे करंट का झटका लगा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। एक दिन जब वो अपना काम कर रही थी, पीछे से माधव वहां आ गया। माधव की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने डरी हुई आवाज में पूछा कि स्नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेहा ने दौड़कर माधव का मुंह बंद कर दिया। उसने माधव को सब कुछ सच बता दिया। माधव बहुत डर गया था। उसने कहा कि स्नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? पानी से ट्रैक्टर नहीं चलता। अगर बाबूजी ने तुम्हें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन स्नेहा ने माधव के हाथ पकड़े और उसकी आंखों में देखकर कहा कि माधव, मुझ पर एक बार भरोसा करो। मैं बाबूजी को अपनी वो जमीन नहीं बेचने दूंगी जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। माधव अपनी पत्नी के आत्मविश्वास को देखकर पिघल गया। अब माधव भी रात के अंधेरे में स्नेहा की मदद करने लगा। हफ्तों की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद स्नेहा ने वो हाइड्रोजन किट तैयार कर ली। जब सूर्य प्रकाश सिंह किसी काम से शहर गए तो स्नेहा और माधव सुबह सुबह खेत पर पहुंच गए। स्नेहा ने अपनी चुन्नी कसकर कमर में बांधी और उस भारी लाल ट्रैक्टर के इंजन पर चढ़ गई। उसने बहुत सावधानी से डीजल का कनेक्शन काटा और अपनी बनाई हुई वो किट फिट करना शुरू किया। उसके गोरे हाथ ग्रीस से काले हो गए थे, चेहरे पर कालिख लग गई थी, लेकिन वह रुकी नहीं। ट्रैक्टर की टंकी में अब महंगा डीजल नहीं बल्कि कुएं का साफ पानी भरा हुआ था। स्नेहा ने कांपते हुए हाथों से ट्रैक्टर में चाबी लगाई। उसने अपनी आंखें बंद की और चाबी घुमाई। इंजन ने एक बहुत जोर की आवाज की, लेकिन इस बार साइलेंसर से कोई काला धुआं नहीं निकला। वहां से सफेद रंग की भाप निकली और वो विशाल ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। वो पानी से चल रहा था। यह कोई सपना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चमत्कार था। माधव खुशी के मारे ट्रैक्टर पर चढ़ गया और दोनों खेत के चक्कर लगाने लगे। गांव वाले आंखें फाड़कर यह नजारा देख रहे थे। तभी सामने की कच्ची सड़क से धूल उड़ाती हुई सूर्य प्रकाश सिंह की जीप आती दिखाई दी।
जब उन्होंने देखा कि उनकी बहू बिना घूंघट के औरतों की मर्यादा भूलकर ट्रैक्टर चला रही है, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि आज पूरे पिंड के सामने उनकी पगड़ी का तमाशा बन गया है। वो बहुत ही तेज और भारी कदमों से खेत की तरफ बढ़े। स्नेहा ने ट्रैक्टर रोका और वो दौड़कर अपने ससुर के पास गई। उसने खुशी से कहा कि बाबूजी, मैंने इसे चला दिया, मैंने इसे पानी से चला दिया है, अब हमारा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन सूर्य प्रकाश सिंह के कानों पर उनके अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा कि बंद कर अपनी यह जुबान, तूने आज मेरी नाक कटवा दी है। उन्होंने पास ही पड़ा एक लोहे का बहुत भारी सबल उठा लिया। क्रोध और झूठी शान ने उनकी सोचने समझने की सारी बुद्धि हर ली थी। वो उस लाल ट्रैक्टर की तरफ लपके। स्नेहा भागकर उनके पैरों में गिर गई। वो रोते हुए गिड़गिड़ाई कि बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, मत तोड़िए इसे, इसमें मेरी महीनों की मेहनत है, इसमें हमारा भविष्य है। लेकिन सूर्य प्रकाश सिंह ने उसे एक बहुत जोर का धक्का दिया। स्नेहा दूर जाकर मिट्टी में गिर पड़ी। अगले ही पल वहां सिर्फ लोहे के टकराने की भयानक आवाजें गूंजने लगीं। सूर्य प्रकाश सिंह ने उस भारी सब्बल से उस मशीन पर वार करना शुरू कर दिया। कांच की बोतलें टूट गईं, सारे सर्किट चकनाचूर हो गए। हर प्रहार के साथ स्नेहा के मुंह से एक चीख निकल रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो सब्बल उस मशीन पर नहीं बल्कि उसके दिल पर पड़ रहा हो। सिर्फ 5 मिनट के अंदर स्नेहा की महीनों की मेहनत एक लोहे का कबाड़ बन चुकी थी। सूर्य प्रकाश सिंह ने हांफते हुए उस सब्बल को जमीन पर फेंका और कहा कि आज के बाद अगर तूने किसी मशीन को हाथ लगाया तो मैं तुझे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगा। स्नेहा मिट्टी में बैठी थी। उसके हाथों में कांच चुभ रहे थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो उठी नहीं, वो बस उस टूटे हुए सपने को देखती रही। उस दिन स्नेहा की आत्मा जैसे पूरी तरह से मर गई थी। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और एक जिंदा लाश बन गई। दिन बीतते गए और हालात पहले से भी ज्यादा बदतर होते गए। पंजाब में भयानक सूखा पड़ गया। फसलें पानी के बिना सूखने लगी। बैंक का नोटिस आ गया कि जमीन नीलाम कर दी जाएगी। सूर्य प्रकाश सिंह का वो सारा घमंड अब एक खौफनाक चिंता में बदल चुका था। उन्हें अपनी बर्बादी साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक दिन गांव में वीआईपी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला आकर रुका। उनमें से कुछ सूट बूट वाले अफसर और जापानी वैज्ञानिक बाहर उतरे। वो सीधे सरपंच के पास गए और पूछा कि वो घर कौन सा है जहां पानी से ट्रैक्टर चलाया गया था। दरअसल गांव के ही एक लड़के ने स्नेहा के उस प्रयोग का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया था। वो वीडियो जापान के वैज्ञानिकों तक पहुंच गया था और उन्होंने समझ लिया था कि यह कोई साधारण जुगाड़ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खोज है। वो अफसर सीधे सूर्य प्रकाश सिंह की हवेली पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम उस महान वैज्ञानिक से मिलना चाहते हैं जिसने यह कमाल किया है। सूर्य प्रकाश सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू को उन्होंने पैर की जूती समझा था, आज दुनिया के सबसे बड़े लोग उसके दरवाजे पर खड़े थे। माधव दौड़कर अंदर गया और स्नेहा को बाहर लाया। एक जापानी वैज्ञानिक ने हाथ जोड़कर पूछा कि बेटी, क्या तुमने सच में वो इंजन बनाया था? स्नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। अफसर ने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डैम बनाने का काम रुका पड़ा है। अगर तुम हमारे सामने वो मशीन दोबारा बना दो तो हम तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट और 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। 50 लाख सुनकर सूर्य प्रकाश सिंह की आंखें फटी रह गई। उनका सारा कर्ज उतर जाता। स्नेहा ने अपनी सूजी हुई आंखों से अपने ससुर की तरफ देखा। आज सूर्य प्रकाश सिंह की नजरें जमीन में गड़ी हुई थीं। स्नेहा ने गहरी सांस ली और कहा कि मैं अभी इसी वक्त आपके सामने वो इंजन तैयार कर सकती हूँ। अफसरों ने तुरंत अपनी गाड़ियों से सारा आधुनिक सामान निकाला। हवेली के आंगन में एक बड़ी प्रयोगशाला बन गई। पूरा गांव छतों पर चढ़कर देख रहा था। स्नेहा काम पर लग गई। आज उसके पास कोई डर नहीं था। उसने तेजी से सर्किट जोड़े, प्लेटों को सही कोण पर लगाया और रसायन का मिश्रण तैयार किया। 4 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद मशीन तैयार थी। स्नेहा ने उसे एक बड़े जनरेटर के साथ जोड़ दिया। उसने एक बाल्टी साफ पानी उठाया और टैंक में डाल दिया। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, बाबूजी, क्या आप आकर इस मशीन का स्विच दबाएंगे? यह सुनकर वहां खड़ा हर एक इंसान हैरान रह गया। जिस ससुर ने उसका सबसे बड़ा सपना तोड़ा था, आज वो उसी इंसान को सबसे बड़ा सम्मान दे रही थी। यह सुनकर सूर्य प्रकाश सिंह की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। वो अपने कांपते कदमों से आगे आए और उन्होंने जनरेटर का स्विच दबा दिया।
एक पल का भयानक सन्नाटा छाया और फिर बहुत तेज आवाज के साथ वो भारी जनरेटर चल पड़ा। हवेली के आंगन में लगे सारे भारी बल्ब एक साथ जगमगा उठे। वो तेज रोशनी सिर्फ उन बल्बों की नहीं थी, बल्कि वो उस घर के अंधकार और उस पुरानी सोच के मिटने की रोशनी थी। उन विदेशी अफसरों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन असली और सबसे भावुक दृश्य तो इसके बाद हुआ। सूर्य प्रकाश सिंह, जो अपनी अकड़ के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी वो सफेद पगड़ी उतारी और उसे रोते हुए स्नेहा के चरणों में रख दिया। वो फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं सच में अंधा था। मुझे लगा कि तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है, लेकिन तूने तो मेरे इस घर को एक मंदिर बना दिया है। स्नेहा ने तुरंत झुककर वो पगड़ी उठाई और अपने ससुर के सिर पर वापस रख दी। उसने रोते हुए कहा कि गलती हर इंसान से होती है बाबूजी। बस आज मुझसे इतना वादा कीजिए कि आगे से इस घर की या इस गांव की किसी भी बेटी के पंख आप कभी नहीं काटेंगे, उन्हें सिर्फ उड़ने दीजिए। उस दिन के बाद वो पूरा पिंड बदल गया। सूर्य प्रकाश सिंह ने अपनी जमीन नहीं बेची, बल्कि उस इनामी राशि से गांव में एक बहुत बड़ा साइंस कॉलेज खोला। आज उस कॉलेज में गांव की लड़कियां सिर्फ रोटियां बेलना नहीं सीखती, बल्कि नई नई मशीनें बनाती हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत गहराई से यह सिखाती है कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। एक औरत अगर एक घर को संभाल सकती है, तो वो अपने हुनर से इस पूरी दुनिया को भी बदल सकती है। जरूरत है तो बस एक मौके की, एक भरोसे की। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी बेटी या बहू है जो कुछ अलग करना चाहती है, तो उसके पंख मत काटिए, उसे उड़ने दीजिए। क्या पता कल वो ही आपकी किस्मत बदल दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे इतना शेयर करो कि हर उस इंसान और हर उस ससुर तक पहुंचे जो अपनी बहू को सिर्फ घूंघट में देखना चाहता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली ऐसी